नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे झारखंड में हुए भीषण विमान हादसे की, बाबा बागेश्वर के दिए विवादित बयान की और शंकराचार्य पर लगे संगीन आरोप की, और आखिर में बात करेंगे लखनऊ के कलयुगी बेटे की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। एआई समिट प्रोटेस्ट की जांच करेगा क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस ने ट्रांसफर किया केस। पहली बार नेता प्रतिपक्ष को लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया, भोपाल में बोले राहुल गांधी। लखनऊ सिविल कोर्ट्स को बम से उड़ाने की मिली धमकी, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। केरल राज्य का नाम बदलकर होगा केरलम, कैबिनेट ने दिया प्रस्ताव को मंजूरी। अमित शाह ने जयललिता को पुण्यतिथि पर किया याद, सोशल मीडिया पर दी श्रद्धांजलि। रांची दिल्ली एयर एम्बुलेंस हादसे में सभी 7 लोगों की मौत, झारखंड के चतरा में हुआ हादसा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के खिलाफ हरियाणा में केस दर्ज, 590 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। ईरान का मिलिट्री हेलीकॉप्टर बाजार में क्रैश, 4 लोगों की मौत। सोना चांदी हुआ सस्ता, 1,61,780 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1068 अंक टूटा, निफ्टी 25,500 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले और खास मुद्दे के बारे में। क्या आसमान अब सुरक्षित नहीं रहा? क्या जिंदगी बचाने वाली मशीनें ही मौत का पैगाम लाने लगी हैं? जी हां, अभी महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार की विमान हादसे में मौत का जख्म भरा ही नहीं था कि देश एक बार फिर दहल उठा है। झारखंड के चतरा के घने और श्याम जंगलों से ऐसी खबर सामने आई जिसने रूह कपा दी। एक एयर एम्बुलेंस जो कि उम्मीद भरी उड़ान भरकर दिल्ली जा रही थी, वो बीच रास्ते में ही काल का ग्रास बन गई। 7 जिंदगियां, अनगिनत सपने और करोड़ों का कर्ज, सब कुछ चंद सेकंड में मलबे के नीचे दफन हो गया। आज हम बात करेंगे उस बदकिस्मत उड़ान की जिसने कई घरों के चिराग बुझा दिए। सोमवार की वो शाम, किसी को नहीं पता था कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला विमान अपनी आखिरी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। कहते हैं किस्मत का खेल भी कितना अजीब होता है। कोई दूसरों की सांसें बचाने के लिए आसमान नाप रहा होता है, तो कोई अपने सपनों की आखिरी उम्मीद थामे उड़ान भर रहा होता है। लेकिन किसे पता था कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उठी वह उड़ान जिंदगी की नहीं बल्कि मौत की आखिरी पुकार बन जाएगी। चतरा के सिमरिया के घने अंधेरे ने न सिर्फ एक एयर एम्बुलेंस को निगल लिया, बल्कि 7 जवान हीरोज और एक उम्मीद को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आपको बता दें, रेड वर्ल्ड कंपनी के विमान ने शाम के 7:11 पर रनवे को छोड़ा। महज 23 मिनट बाद यानी 7:34 पर रडार पर दिख रहा वो नन्ही सी बिंदी अचानक गायब हो गई। यानी कि नन्ही सी बिंदी जो दिख रही थी रडार पर, वो गायब हो गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवाजें गूंजती रहीं, लेकिन दूसरी तरफ से सन्नाटा पसरा रहा। चतरा के सिमरिया के जंगलों में एक जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटों ने 7 इंसानों को अपनी आगोश में ले लिया। आपको बता दें, यह विमान गंभीर रूप से झुलसे मरीज संजय कुमार को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। संजय, जो लातेहार के चंदवा के रहने वाले थे, 65% जलने के बाद देव केवल अस्पताल में डॉक्टर अनंत सिन्हा की देखरेख में मौत से लड़ रहे थे। परिवारजनों ने बेहतर इलाज की आस में एयरलिफ्ट का फैसला किया, पर उन्हें क्या पता था कि आसमान में काल उनका इंतजार कर रहा है। यह हादसा सिर्फ तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि उन परिवारों की सामूहिक त्रासदी है जिन्होंने पाई पाई जोड़कर ये सफर तय किया था। डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता के पिता ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी, दर से कर्ज लिया ताकि बेटा डॉक्टर बने। बेटा बना भी रांची का सदर अस्पताल में सेवा भी दे रहा था, लेकिन नियति ने उसे 7 साल के मासूम बेटे और बूढ़े बाप से छीन लिया। वही मरीज संजय कुमार, जो लातेहार के एक छोटे से होटल मालिक हैं, शॉर्ट सर्किट की आग से झुलसे तो थे, पर एयर एम्बुलेंस के 8 लाख रुपए के लिए परिवारजनों ने पूरी जमा पूंजी और रिश्तेदारों से ब्याज पर पैसे उठाए थे।
उन्हें क्या पता था कि जिस जान को बचाने के लिए वे कर्जदार हो रहे हैं, वही जान बीच रास्ते में साथ छोड़ देगी। 17 साल का ध्रुव, जो मोबाइल इंजीनियरिंग का सपना देखने वाला इकलौता बेटा था, अपने मामा की सेवा के लिए साथ गया था, पर खुद भी कभी वापस नहीं लौटा। वही इस हादसे को लेकर वहां के लोग का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अगर कुछ यहाँ पे जंगल में घटना हुई है तो हम लोग छानबीन करने लगे, देखे यहाँ तक पहुँचे, देखो सर पायलट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। कितना देरी बाद खोजने के बाद आप यहाँ लोगों को पे मिला? सर करीब 7:30 बजे घटना हुआ था सर, लेकिन यहाँ 9:30 2 घंटा के बाद लगभग यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। कितना आदमी खोज रहा था यहाँ पूरा? यहाँ पे लमसम करीब 500 आदमी सर। कौन सा जंगल है? ये कसारी पंचायत का सर करमटाल के जंगल है। क्या नाम है आपका? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इम्तियाज अंसारी। कुछ आग भी निकल रहा था। आग तो वैसा तो नहीं निकला था, लेकिन तेल के सेंट से आदमी को पता चला है। हम लोग रूम में थे, घर में केंदू में, अचानक सायरन का आवाज आया। जैसे एम्बुलेंस का आवाज आता है ना, वैसे आसमान में अचानक सायरन का आवाज आया। लगभग 2-3 सेकंड के लिए आया, उसके बाद जमीन पे गिरा हुआ आवाज किया, बस यही। हम लोग अपने अपने घर में थे, पानी भी बरस रहा था, मौसम खराब हो गया हल्का। उसके बाद जो है से बिजली भी कड़क रहा था। कड़कने के बाद जो है से 2-3 बार बिजली कड़का, उसके बाद तुरंत जो है से इधर से भी आवाज गया, एकदम हाँ करते करते गिर गया, एकदम पूरा हड़ास से सुना है आदमी। उसी में 10-15 मिनट के अंदर बोल रहा है लोग, इधर जहाज गिरा, उधर जहाज गिरा, इसे उसे करके। तो हम लोग जो है से फिर आए, हल्ला होने लगा, तो हम लोग फिर इधर उधर मोटरसाइकिल पे इधर उधर आए, तो पता चलते चलते नहीं पता चला, तो हर जगह का आदमी आया। करीब 8-10 गांव इधर भी है, बिची टोंगरी का, केंदू, नवादा, सौंसे का आदमी आया। उधर से आकर के पूरा जो है फिर हम लोग छान मारे, तब पता चला लास्ट में। उसके बाद जो है से फिर पता चला यहाँ पे लमसम 9-10 बजे के लमसम। कितना बजे जहाज गिरा था? और मतलब ये जो है सब जगह का 7 बजे लमसम। ये पतल पनिया है। कौन जगह पड़ता है? बालू में पड़ता है, बारियातू में कि ये सिमरियम पड़ता है। सिमरियम पड़ता है, बॉर्डर है। नाम का आपका क्या नाम है? मेरा पूरन उरावना। घर बिची टोंगरी। आसपास कौन कौन गाँव सटा हुआ है? आसपास गांव है ना, नवादा है, कासियातो है, केंदू है, करमटाल है, इधर सिबला है। बारियातू और अथी का बॉर्डर में, सिमरिया का बॉर्डर में। जाहिर है ये कोई पहला हादसा नहीं है। देश में विमान हादसों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। अभी कुछ ही समय पहले डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बारामती से लेकर अहमदाबाद तक उड़ते हुए ताबूतों की खबरें आम हो गई हैं। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि आखिर भारत सरकार क्या कर रही है। अहमदाबाद, बारामती और अब चतरा, इन मौतों का जिम्मेदार आखिर है कौन? हमारे पास अच्छे अस्पताल क्यों नहीं हैं कि लोगों को एयर एम्बुलेंस का सहारा लेकर बाहर जाना पड़ रहा है? सुनिए। झारखंड राज्य के लिए अब तक का सबसे बड़ा विमान क्रैश ही है। और एयर एम्बुलेंस का काम होता है कि हम किसी का जान बचाना, और जब जान बचाने वाले की ही जान चली गई तो चिंता का विषय है। और कल की घटना है ये। कल देर शाम 7 बजे रेड बर्ड की फ़्लाइट जो हम लोगों ने हायर किया है, और उसके माध्यम से एक पेशेंट को हम लोग दिल्ली ले जा रहे थे। और उसके बाद लगभग 7:30 बजे जो जानकारी मुझे मिली है कि वो विमान जो है वो रडार से हट गया। तो उसके बाद ये बातें सामने आई, और फिर मालूम चला कि हम लोग जब सूचना मिली तो चतरा के एक घने जंगल सिमरिया में विमान हादसा, विमान का कुछ पार्ट मिला, देखने को मिला। उसके बाद हम लोगों ने डीपली हम लोग जब गए तो मालूम चला कि प्लेन क्रैश कर गया है। क्रैश होने के बाद जो सूचना मिली तो हमने जिला प्रशासन को लगाया, अपनी पूरी टीम को लगाया, हेल्थ की टीम को लगाया। उसके बाद फिर रात भर में जो 7 लोग थे रेस्क्यू किया गया, और बॉडी को हम लोग लेकर यहाँ पे आए हैं
चतरा के सदर हॉस्पिटल में हम लाए हैं उनको। अभी पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टर्स ने देखा और पुष्टि किया कि 7वां आदमी डेथ है। और उसके बाद अब हम लोग परिजन से भी मिले, बॉडी को हम लोग उस परिजन को सौंप देंगे। लेकिन बहुत बड़ी घटना है, आखिर इस तरह की घटना क्यों घट रही है? तो हम लगभग 400 किलोमीटर चलकर आते ही जैसे मुझे मालूम चला कि एयर एम्बुलेंस क्रैश कर गया है, तो मैं भागे आया। हमारी पूरी टीम, जिला प्रशासन लगी हुई है, डीसी साहब, एसपी साहब, हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय, अकेला जी, सारे लोग लगे हुए हैं, रात भर से लोग जगे हुए हैं। अब ये है कि जान तो हम लोग नहीं ला सकते। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी लगातार हमसे संपर्क में थे और बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम जल्दी जाओ वहाँ। हम यहाँ भागे आए हैं और मुआवजा वगैरह मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। मुआवजा बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चिंता ये है कि आखिर जो चार्टर प्लेन सेफ है कि नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है? अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कर गया, मुंबई में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया, झारखंड में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया। तो ये जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही लेनी होगी हम लोगों को। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे पास झारखंड में हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है। हॉस्पिटल के अभाव में पेशेंट दूसरे राज्य जाते हैं, और अगर हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल होते तो हम लोग यहीं पर उनका इलाज कराते हैं। तो हम तो लोगों से मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हॉस्पिटल मैं तो लगा हुआ हूँ हॉस्पिटल बनाने में, हमारे लोग ही विरोध करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अगर आज हॉस्पिटल होता तो निश्चित तौर पर ये दिन देखने को नहीं मिलता। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के साथ हमारी सरकार है, और निश्चित तौर पर हम लोग जो बेहतर से बेहतर है हम लोग करेंगे। और हमने जांच का आदेश दिया है कि जब फ़्लाइट जो थी वो छोटी फ़्लाइट थी, और जब उनको मालूम था ये कि वेदर ख़राब है, तो फिर वो टेक ऑफ क्यों किया? तो होल्ड करते, वेदर ठीक होता तब फ्लाई करते। तो ये कंपनी कौन है, क्या है? मैं रांची जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बैठक करूँगा, आपात बैठक करके अगर जो भी दोषी होगा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, चाहे वो एजेंसी होगी या चाहे जो भी हो, अगर दोषी पाया गया तो मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। हृदय विदारक घटना है ये, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है। दिल दहला दिया है लोगों का। मैं उस परिजन के साथ हूँ, अभी सभी परिजन से हम मिले, तो मैंने कहा कि थोड़ा अब जो आंसू मैं खुद नहीं देख पा रहा था, तो आप लोग भी नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे में उनके परिवार के साथ, सरकार उनके साथ खड़ी है, और जान तो नहीं ला सकते, लेकिन हिम्मत, साहस और हर संभव हम लोग मदद करेंगे। रियलाइज़ कर रहा हूँ कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। 20 साल पहले ही हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। हम तो 1 साल पहले हम मंत्री बने हैं, 1 साल में तो हॉस्पिटल बनेगा नहीं, लेकिन मैं बना रहा हूँ तो लोग विरोध कर रहे हैं। तो वो जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, थोड़ा मुझे समर्थन दें, सपोर्ट करें मुझे। मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मैं बनाना रहा हूँ, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे नेता लोग विरोध कर रहे हैं। तो कब तक हम लोग इस तरह की घटना सहते रहें? कब तक एक बाप के आंसू देखते रहें, एक माँ की पीड़ा देखते रहें, एक बहन के आंसू हम लोग देखते रहें? उस आंसू को रोकना चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट करें आप लोग। से है, देखिए एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं, 12:30 बजे तक दिल्ली से भी टीम आ रही है, वो लोग जांच करेगी, उसके बाद पता चलेगा कि व्हाट इज द फैक्ट, रियल फैक्ट क्या है, उसके बाद विल टॉक। आपको बता दें, हादसा इतना भीषण था कि मलवा चतरा के दुर्गम जंगलों में करम टांड के पास बिखरा पड़ा था। प्रशासन और एसएसबी के जवानों को 4 किलोमीटर पैदल चलकर घने जंगलों को चीरते हुए मौके पर पहुंचना पड़ा। रात के अंधेरे और खराब मौसम के बीच जवानों ने 7 शवों को अपने कंधों पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। वहीं हादसे का शिकार हुए 7 जाबाज और बेगुनाहों में कैप्टन विवेक विकास भगत, कैप्टन सबराज दीप सिंह, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, मरीज संजय कुमार, परिवारजन अर्चना देवी, ध्रुव कुमार, मेडिकल टीम सचिन कुमार मिश्रा भी शामिल हैं। जाहिर है, आज चतरा का वो जंगल उन चीखों का गवाह है जो धुएं में खो गई। सवाल यह है कि क्या खराब मौसम ही एकमात्र कारण था, या फिर इन विमानों के मेंटेनेंस में कोई बड़ी लापरवाही हो रही है। महानिदेशालय और AAIB की टीमें जांच तो करेंगी, लेकिन क्या वो उन पिताओं को उनकी जमीन लौटा पाएंगी?
क्या वो उन अनाथ बच्चों को उनका भविष्य दे पाएंगी? जब तक हमारे सिस्टम में इलाज के लिए पलायन बंद नहीं होगा, तब तक मध्यवर्गीय परिवार ऐसे ही आसमान और जमीन के बीच अपनी जिंदगी की बाजी हारते रहेंगे। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब देश की बहस का रुख मोड़ने वाली एक ऐसी हुकार आई है जिसने दिल्ली की सत्ता से लेकर आम गलियारों तक बिजली दौड़ा दी है। जी हां, ब्रह्मा की नगरी पुष्पक के पावन मैदान के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वो जनसंख्या बम फोड़ा है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये महज एक धार्मिक प्रवचन नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर हिंदुओं के अस्तित्व और देश के भविष्य से जुड़ा एक खुला ऐलान था। बाबा ने मन से दहाड़ते हुए साफ कह दिया कि अगर सनातन को बचाना है तो हम दो हमारे दो की लक्ष्मण रेखा को लांघना होगा। पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 3 बच्चों की बात कही और अब बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पुष्कर की पवित्र धरती से सीधे 4 बच्चों का टारगेट सेट कर दिया है। दरअसल राजस्थान के पुष्कर में आयोजित 3 दिवसीय हनुमंत कथा के पहले ही दिन बाबा बागेश्वर अपने चित्त परिचित फायर ब्रांड अंदाज में नजर आए। हजारों की भीड़ और राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मौजूदगी में धीरेन्द्र शास्त्री ने जनसंख्या असंतुलन पर सीधा प्रहार किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने मन से दहाड़ते हुए कहा कि घटते हिंदू और बढ़ते मजहबी देश को बर्बादी की कगार पर ले जा रहे हैं। ये सिर्फ भारत नहीं, वैश्विक मुद्दा है। इसीलिए हर हिंदू को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। इतना ही नहीं, जब पंडाल में ठाके गूंजे तो बाबा ने चुटकी लेते हुए कहा, अभी मेरी शादी नहीं हुई तो लोग कहेंगे कि बाबा आपका क्या योगदान है, लेकिन रुकिए, जब मेरा ब्याह हो जाएगा तो मैं भी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दूं। आपको बता दें, सिर्फ जनसंख्या ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने भारतीय मुसलमानों की घर वापसी पर भी बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे अमर अकबर एंथोनी फिल्म के अंत में तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला था, वैसे ही भारत के हर मुसलमान के पूर्वज हिंदू ही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कहा कि जिस दिन उन्हें ये कन्हैया लाल बाला सच समझ में आ जाएगा, उस दिन सबकी घर वापसी हो जाएगी। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री का हंटर उन युवाओं पर भी चला जो इंस्टाग्राम रील्स के दीवाने हैं। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए विवादित बयान देना कोई नई बात नहीं है। उनके कुछ पुराने बयान आज भी चर्चा में रहते हैं, जैसे तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा का विवादित बयान, दरबारों में भूतों प्रेतों को भगाने के लिए हैदर अली और जिन पर विवादित बयान, साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार करने वाला बयान। देखा जाए तो पुष्कर की इस पवित्र मिट्टी से बाबा बागेश्वर ने जो जनसंख्या का टिगर दबाया है, उसकी तपिश अब दूर तक जाएगी। एक तरफ देश की बढ़ती आबादी को बोझ माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा इसे सनातन की ढाल बता रहे हैं। क्या ये आह्वान समाज में नया जोश भरेगा या फिर राजनीति को एक नया मंच देगा? बाबा ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है, अब फैसला समाज और सिस्टम को करना है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। धर्म की नगरी प्रयागराज से लेकर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तक इस वक्त ऐसी खबर ने हड़कंप मचा दिया है जिसने संत समाज से लेकर सियासत तक के गलियारों में आग लगा दी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, आज खुद कानून के सबसे बड़े शिकंजे पास्को एक्ट में फंस गए हैं। जी हां, नाबालिगों के यौन शोषण का संगीन आरोप, कोर्ट का कड़ा रोक और पुलिस की दबिश। क्या ये वाकई कोई गहरा षड्यंत्र है या फिर धर्म की आड़ में छिपे किसी काले सच का पर्दाफाश? आइए जानते हैं इस महाविवाद की पूरी कहानी। आपको बता दें, मामला अभी सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज पर जा पहुंचा है। गिरफ्तारी की लटकती तलवार के बीच स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी है। अधिवक्ता राजश्री गुप्ता, सुधांशु कुमार और श्री प्रकाश के जरिए दाखिल इस अर्जी पर किसी भी वक्त सुनवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीमें वाराणसी के मठ में दस्तक दे चुकी हैं और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण है। दरअसल इस पूरे तूफान की जड़ में हैं तुलसी पीठेश्वर स्वामी
रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी। उन्होंने आरोप लगाया है कि माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान शंकराचार्य के शिविर में 2 नाबालिग बच्चों का यौवन उत्पीड़न किया गया। जब पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो मामला एडीजी रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने मामले की गंभीरता देखते हुए जूसी पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। वहीं पुलिस की एक टीम हरदोई पहुंची, जहां दोनों नाबालिग पीड़ितों के कलमबंद बयान और वीडियो रिकॉर्डिंग दर्ज की गई। बच्चों का मेडिकल कराया जा चुका है, जिसमें उन्होंने एफआईआर में लगे आरोपों की पुष्टि कर दी है। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर नक्शा तैयार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ स्वामी जी शांत बैठने वालों में से तो नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं कभी भाग नहीं रहा, पुलिस का सामना करूंगा। ये सब मुझे फंसाने की एक साजिश है। जिन लड़कों का जिक्र हो रहा है वो मेरे गुरुकुल के हैं ही नहीं। शंकराचार्य ने यह भी दावा किया कि शाहजहानपुर का एक परिवार उनके पास आया था, जिसे आशुतोष महाराज ने अपनी बच्चियों के जरिए झूठा आरोप लगाने के लिए प्रलोभन और धमकी दी थी। देखिए खबर। चैनल में पत्रकार हैं, कार्यरत हैं, शाहजहांपुर में कार्यरत चैनल के माध्यम से। तो शाम को लिहाजा ये होता है कि शाम को अब सब लोग निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। तो शाम को हमारे यहाँ जो शाहजहांपुर नया रिंग रोड बना है, नगरिया मोड़ जाने के लिए तो अपनी बाइक पे बैठे थे, बात कर रहे थे। 18 तारीख की घटना है, लगभग 8:30 बजे की बात है। तो अपने घर से बात करने के बाद में तो हम वहाँ बैठे थे, तो 3 लोग हमारे साथ आए। वो बोले कि आप दंडी स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी के बेटे हैं। मैंने कहा जी। तो हमने कहा आप कैसे करें? अरे हम तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सब कुछ आपके विषय में जानते हैं, बाकी बातें होती नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। आपकी 3 बेटियां हैं, आपकी आर्थिक स्थिति स्वामी जी के न रहने की वजह से कमजोर हो गई। आपके ससुराल में जो मकान वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो हम आपका सहयोग करेंगे। आप मेरे साथ आइए, हम आपको बढ़िया चैनल भी दिलवा देंगे। तो हमने कहा हम काम कर ही रहे। तो उन्होंने बात हमसे कही, कल नहीं आप एक आपको सहयोग करना है, मेरा जरा सा सहयोग है, आपका कोई नाम नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है। तो हमने कहा आप काम बताइए। तो उन्होंने काम हम आपको बता देंगे, आप जरा बात कर लीजिए। तो उन्होंने अपनी फोन से मेरी आशुतोष पांडे जी से बात करी। तो उन्होंने मेरी बात करी आशुतोष पांडे जी से। तो मैंने कहा नहीं यार, पहचाना बोले आप बीच में बोल रहे हैं रमाशंकर दीक्षित। तो उन्होंने कहा जी बोल रहे हैं, कल हमको पहचाने हैं? जी पहचाने हैं। मैंने कहा भैया प्रणाम, कल लगे आवाज़ पहचान ली हुई। हमने कहा आवाज़ कैसे किसी को भूली जा सकती है कि मतलब कोई भी बात हो? बोले नहीं, बहुत अच्छी बात है और आप हमारे बहुत पुराने रहे हैं संगठन के और आप हमारा सब कुछ करते थे। आपको एक बात है आपसे कि आप एक मामला चल रहा है स्वामी अभिमुख के स्वामी। तो हमने क्या बताया, कर लगे आपके बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं कहना, आपको केवल आरोप लगा देना अपने बच्चे के। तुमने कहा हम उनसे कभी मिले ही नहीं है, जब हम उनको जाने पहचाने नहीं, कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, कभी मेरा संपर्क नहीं रहा किसी प्रकार से कोई। तो हमने कहा किसी पर कैसे कोई आरोप लगा सकते हैं? तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप आरोप लगाने के लिए नहीं, हम आप हमें एफिडेविट दे दीजिएगा। तो हमने कहा हम क्यों दे देंगे? तो बोले हम आपको बात आप समझ लीजिए कि हम आपकी पूरी जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और आपको आर्थिक रूप से हम सहयोग करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे कितने बड़े हम पहले रहे हैं, कैसे रहे हैं और कितना मेरा साथ काफिला कराया और कितने लोग मेरे पास मतलब सुरक्षा की गारंटी तो हम दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कितने मेरे पास असलाह वगैरह सब लोग लेके चलते थे, कैसे उठकर लेके चलते थे। हाँ, आप तो अपनी सरकार है, पहले समाजवादी की सरकार थी तो उसमें बहुत ज़्यादा वो रहता था। आप तो अपनी सरकार है, और सरकार में अगर आप ऐसे करेंगे तो हम तो कल बहुत मदद कर सकते हैं आपकी। तो हमने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करने में सक्षम नहीं है। हमने महाराज को नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और मैं एक दंडी सन्यासी परिवार से मैंने कहा मैं जुड़ा हूँ और मैं दंडी सन्यासी परिवार से जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी का सही नहीं रहा है और उन्होंने जीवन अच्छा ढंग भी किया। और हमने कहा कि हम ऐसे किसी व्यक्ति के जिसको जानते हैं पहचानते हैं उस पर आरोप नहीं लगा सकते। उन्होंने हमसे क्या प्रलोभन दिया आपको? धीरज रखे कहो, जो बात है धीरज रखे। क्या प्रलोभन दे रहे थे वो?
ये कह रहे थे मेरे पास गाड़ी है, बहुत बड़ी मोटरसाइकिल है, मकान है, अपना खुद का है, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं बाद में बात खेत मकान भी है, माता जी भी है। हमने कहा हमें ऐसी कोई मतलब जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम आर्थिक रूप से, वो कह रहे थे कि लगातार आर्थिक रूप से मदद करेंगे। अब आपको हम तो हमने कहा आर्थिक रूप से क्या आप मेरी मदद करेंगे, हमारे पास गाड़ी आप देना चाहिए, गाड़ी मेरे पास में है, मोटरसाइकिल मेरे पास में है, सारी चीज़ें मेरे पास है, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। हाँ ये चीज़ें थोड़ा ये है, मैंने लोन पहले लिया था, वो भी मैंने चुकता कर दिया, उसका भी मेरा कोई नहीं मतलब चल रहा है, उसको नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि कोई वो नहीं है हमारे, आप हमारे क्या लोन दे सकते हैं। और उसके बाद इतने वर्ग पे मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप नहीं हमारा साथ दे रहे हैं तो फिर आप आगे तय करिएगा, हमारे पास बहुत रास्ते खुले, बहुत ऑप्शन है आप मेरे लिए। तो हमने कहा ठीक है, तो उन्हीं के लोग बात करा रहे, तो हमने कहा नीचे कर लो। वहीं अयोध्या के तपस्वी पीठाश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने इस आग में घी डालने का काम कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही हैं तो सजा मिले, नहीं तो सम्मान सहित बरी हों। उन्होंने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और आप पर निशाना साधते हुए कहा कि शंकराचार्य इनका माध्यम ना बने। परमहंस आचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ दिए विवादित बयानों के लिए शंकराचार्य को पश्चाताप करना चाहिए। देखा जाए तो इन आरोपों के बाद सवाल यह है कि क्या वाकई धर्म के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा एक सन्यासी कानून के कटघरे में खड़ा होगा। एक तरफ पास्को जैसे संगीन आरोपों की जंजीरें हैं, तो दूसरी तरफ एक गुरु का दावा कि ये सिर्फ उन्हें झुकाने की एक गहरी साजिश है, या यूं कहें सियासी साजिश है। अब सबकी निगाहें टिकी हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर जो तय करेगा कि स्वामी जी को राहत मिलेगी या फिर उनके हाथों में कानून की हथकड़ी होगी। सच क्या है ये तो वक्त की कोख में छिपा है, लेकिन एक बात साफ है, अब इंसाफ का तराजू हिलेगा या सच की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। खैर जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। नवाबों के शहर लखनऊ की तहजीब उस वक्त लहूलुहान हो गई जब आशियाना के एक बंद कमरे से मौत की ऐसी आंधी उठी कि पुलिस के भी पैर कांप गए। जी हां, ये कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है, जहां एक बेटा श्रद्धा हत्याकांड की तर्ज पर कसाई बन जाता है। बाप चाहता था कि बेटा डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाए, लेकिन कलयुगी बेटे ने उसी आरी से बाप के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक नीला ड्रम, एक इलेक्ट्रिक आरी, तेजाब की बोतलें और इकलौता बेटा। दरअसल लखनऊ के पौस इलाके आशियाना के सेक्टर एल में 20 फरवरी की वो सुबह कयामत बनकर आई। घर में मशहूर पैथोलॉजी मालिक मानवेंद्र सिंह और उनका 21 वर्षीय बेटा अक्षत प्रताप सिंह मौजूद थे। नीट की परीक्षा 2 बार फेल हो चुके अक्षत पर जब पिता ने पढ़ाई का दबाव बनाया तो बहस इतनी बड़ी कि पिता ने अपनी लाइसेंसी राइफल तान दी। बस यही वो पल था जब अक्षत के अंदर का शैतान जाग गया। उसने राइफल छीनी और सीधे पिता के सिर में गोली दाग दी। वहीं कमरे के बाहर खड़ी 11वीं में पढ़ने वाली छोटी बहन ने जब पिता को खून से लथपथ देखा तो उसकी चीख निकल गई। वही डर से मासूम 4 दिनों तक उसी घर में कैद रही। हत्या के बाद अक्षत ने सबूत मिटाने के लिए किसी पेशेवर अपराधी की तरह प्लानिंग की। उसने बाजार से इलेक्ट्रॉनिक आरी और एक बड़ा नीला ड्रम खरीदा। तीसरी मंजिल से लाश घसीट कर नीचे लाया और आरी से हाथ पैर काट कर अलग कर दिए। धड़ को नीले ड्रम में डालकर तेजाब से गलाने की कोशिश की ताकि पहचान मिट सके। कटे हुए हाथ पैर कार में लादे और पारा के जंगलों में फेंक दिया, जबकि खून से सने बिस्तर को अमोसी में जाकर जला दिया। इतना ही नहीं, खुद को पाक साफ दिखाने के लिए अक्षत ने खुद थाने जाकर पिता की गुमशुदगी यानी लापता होने की दर्ज कराई रिपोर्ट। पुलिस को कहानी सुनाई। पापा दिल्ली गए हैं, लेकिन मोबाइल की लोकेशन ने उनकी पोल खोल दी। जब पुलिस मानवेंद्र के घर पहुंची तो कमरे का मंजर देखा, अधिकारियों की रूह कांप गई। वहां खून के धब्बे थे, एक लुढ़का हुआ नीला ड्रम था और उसके अंदर पिता का आधा गला हुआ धड़। आपको बता दें, जालौन के रहने वाले मानवेंद्र सिंह, जिनका रसूख था, पैसा था और रुतबा था, उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे को वो काबिल बनाना चाहते हैं वही उनके कत्ल की पटकथा लिख रहा है। फिलहाल आरोपी अक्षत सलाखों के पीछे है और उसकी मासूम बहन उस सदमे में है जिसे शायद
वो ताउम्र न उभर पाए। आज खबरें अब तक में हमने देखा कि कैसे आसमान से मौत बरस रही है तो कहीं सपने ही हाथों में आ रही और बंदूक है। झारखंड का वो बदकिस्मत परिवार आज कर्ज के नीचे दबा है और सपनों में खोने के गम में डूबा है। वहीं बाबा बागेश्वर जनसंख्या वाले बयान और शंकराचार्य पर लगे आरोपों ने धर्म की सियासत को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।